हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में यानी कि CHO। ठीक है, CHO के बारे में जानेंगे। CHO है क्या? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे CHO है क्या। ये एक पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है। पोषक तत्व कितने होते हैं? 6। ठीक है, कुल कितने पोषक तत्व हैं? 6 होते हैं पोषक तत्व। इसको हम जानेंगे एक ट्रायंगल के माध्यम से। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं वो आज हम जानेंगे। पहले कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट। सेकंड नंबर पे आता है प्रोटीन। थर्ड नंबर पे आता है वसा। ठीक है, वसा आता है थर्ड नंबर पे। ठीक है, ये 3 मैक्रो है। ठीक है, मैक्रो पोषक तत्व है। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जिनकी हमारे शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, ज़्यादा आवश्यकता होती है इनको हमारे डाइट में। ठीक है, कार्बोज, वसा और प्रोटीन, इन तीनों की हमारे डाइट में ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे अपोजिट साइड से। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे हम सबसे पहले विटामिन। सेकंड पे आएगा विटामिन खनिज लवण। थर्ड पे आता है पानी यानी जल। ठीक है, कहीं कहीं पे ये 5 माने गए हैं। जल को खनिज लवण के अंतर्गत मान लिया जाता है। ठीक है, जल को खनिज में ही मान लिया जाता है, पर वैसे 6 होते हैं, 6 पोषक तत्व होते हैं। अब हमने देखा कार्बोज, प्रोटीन और वसा ये मैक्रो है, और विटामिन, खनिज लवण और जल ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि इनकी हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा होती है, पर ये इतने आवश्यक हैं। अगर इनमें थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर पड़ता है। ठीक है, किसका? विटामिन, खनिज लवण और जल का। ठीक है, जल एक ल्यूब्रिकेंट्स की तरह काम करता है हमारे शरीर में। ठीक है, अब हमें समझ में आया कार्बोज क्या है। कार्बोज एक पोषक तत्व है और कैसा है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। कार्बोज एक पोषक तत्व है और माइक्रोन्यूट्रिएंट, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कार्बोज के बारे में जानेंगे कि कार्बोज है क्या। कार्बोज का जो सूत्र है वो होता है CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बंध से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये नाम से ही पता चल रहा है। कार्बो से मतलब कार्बन से लिया गया, हाइड्रो मतलब जल, यानी कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल बनाता है ना। हमने क्या पढ़ा है? H, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिला के क्या बनाता है? जल। तो हाइड्रेट यानी जल। कार्बन और हाइड्रोजन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा है। सिर्फ आप नाम जान जाएंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से अणु शामिल हैं। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? अब देखते हैं। इतना तो हमने जान लिया, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें CHO को मिलाकर बनता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है। जो मेन कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न नाम है, क्या नाम है वो? कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा भी बोलते हैं, शर्करा, और क्या बोलते हैं? कार्बोज, विभिन्न नामों से इसे हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो है हमें वनस्पतियों से और जंतु दोनों से मिलता है। जंतु से सिर्फ हमें एक मिलता है, ग्लाइकोजन, और वनस्पति ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हमें वनस्पति से ही मिलते हैं। ठीक है, तो वनस्पति में कौन सी प्रोसेस से मिलता है हमें? वनस्पति में एक प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। इससे पहले हमें प्रकाश संश्लेषण समझना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार्च है, जो कि शर्करा है,
ये वनस्पतियों में हमें मिलती है, पर वनस्पतियों में बनती कैसे है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता किस किस चीज की होती है प्रकाश संश्लेषण में। सूर्य के प्रकाश की, ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है। और जल की आवश्यकता होती है। जल कहाँ से मिलता है? जड़ों से, पेड़ की जड़ों से जड़ मिल जाता है, ठीक है। और O2, CO2 की आवश्यकता होती है। CO2 से कहाँ मिलता है? वायु से। जल हमें मिलता है जमीन से। सूर्य के प्रकाश में CO2 की आवश्यकता होती है। और पेड़ की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। पेड़ की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। और इनकी अपनी एक मात्रा होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे वो मात्रा क्या होती है। CO2 की कितनी आवश्यकता होती है? 6 CO2, ठीक है, 6 CO2। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कितनी आवश्यकता होती है? 6 अणुओं की, ठीक है, 6 अणुओं की होती है। और 6 अणुओं की होती है H2O मतलब पानी, ये जल है। 6 CO2 और 6 H2O मतलब 6 परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 परमाणु H2O यानी जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या आवश्यकता होती है? सूर्य का प्रकाश। अब हमने क्या बताया? सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य की रोशनी में। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही हो सकती है, ठीक है। कहाँ पे हो सकती है? सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल के संपर्क में आने, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो क्लोरोफिल के माध्यम से ही होगा। अगर क्लोरोफिल नहीं है पत्तियों में, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होगा। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जैसे वो सफेद कलर की होती हैं, उसमें हरा वर्णक नहीं पाया जाता है। हरा वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो क्या बनता है? वो जैसे कि मशरूम वगैरह है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के नहीं हो सकता प्रकाश संश्लेषण। और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है। तो अब हमने देखा सूर्य का प्रकाश जब क्लोरोफिल के संपर्क में आता है, जब ये सारी चीजें मिल जाती है तो क्या बनता है? C6, ठीक है, यानी कार्बन के 6 अणु H12 मतलब यहाँ पे H2 है और 6 के तो H12 हो गया, ठीक है। H12 फिर O6, ठीक है, क्या बना? O6 फिर प्लस क्या बना? 6O2। ये है स्टार्च का प्रोसेस, ठीक है, ये स्टार्च है, ठीक है। कैसे सूर्य का प्रकाश संश्लेषण कैसे हुआ? प्रकाश संश्लेषण की सबसे पहले आवश्यकता हुई सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश का जब पेड़ पौधों पे पड़ा तब उसके बाद जो पेड़ की पत्तियां थी उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के माध्यम से हवा से CO2 लिया गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ों के माध्यम से जल लिया गया, तब जाके कहीं प्रकाश संश्लेषण हुआ, ठीक है। तो ये सूत्र आपको समझ में आया? ये सूत्र कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको समझ के रखना है। 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस सूर्य का प्रकाश, उसके साथ क्लोरोफिल का संपर्क में आने पर 6 H12O6 प्लस 6O2 बनता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद हमें क्या मिलता है? स्टार्च, ठीक है, स्टार्च मिल गया। और ये जो स्टार्च है ये वनस्पति का और ये और कई माध्यम से हमें मिलता है। ये जड़ में, कंद में, मूल में, हर चीज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, वो इसी माध्यम से जाती है। जो तनों में इकट्ठा हो जाती है वो जो है कंद हो जाता है, जड़ों में भी इकट्ठे होते हैं बहुत सारी चीजें। तो ये सारा जो है सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण समझना बहुत जरूरी था।
तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सूत्र पूछा जाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कैसे? प्राप्ति के माध्यम से, प्राप्ति के अनुसार, मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल रहा है, और दूसरा है रासायनिक के अनुसार, ठीक है। मतलब जब इसके जो किन किन तत्वों से मिलकर कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिला उसके अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो रासायनिक के अनुसार होता है, प्राप्ति के अनुसार। प्राप्ति के अनुसार दो होते हैं, मीठे कार्बोहाइड्रेट, मीठे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और दूसरा आता है, मीठे कार्बोहाइड्रेट आता है, एक आता है सादे कार्बोहाइड्रेट, मतलब उसमें मीठापन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक मीठा होता है जो मीठे के अंतर्गत आता है, उसमें शक्कर आती है, मतलब जो चीज खाने पे ज्यादा मीठा लगे, ठीक है। शक्कर, गुड़, गुड़ और अंगूर, ये सारी चीजें मीठे कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। और कुछ में जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है पर वो मीठे नहीं लगते, जैसे आलू, सेम, ये सारी चीजें सादे कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। रासायनिक के लिए हम फिर से नया एक बनाएंगे, उसके अनुसार समझेंगे। जो वर्गीकरण है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करेंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आता है मोनो। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है। मोनो आता है। दूसरे नंबर पे आता है डाई, और तीसरे नंबर पे आता है पॉली, ठीक है। पॉली, इसको समझने के लिए हम जानेंगे मोनो क्या होता है। मोनो होता है, और इसको हम सैकेराइड भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो इसके लिए इसके आगे हम जोड़ेंगे मोनो सैकेराइड, ठीक है। सैकेराइड और डाई सैकेराइड, तीसरे नंबर पे आएगा पॉलीसैकेराइड। इतना समझ में आया? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होते हैं ना, वो सिंगल अणु होते हैं, ठीक है। मोनो का मतलब तो समझ में ना, हम लोग मोनो टॉकिंग करते हैं, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, अकेला, तो मोनो अकेला रहता है, यानी सिंगल अणु होते हैं इसमें। डाइसैकेराइड में दो अणु होते हैं, और पॉली में ज्यादा होते हैं, तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा, ठीक है। इसमें पॉली में तीन या तीन से ज्यादा होते हैं। अब हम इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सा होता है। सबसे नंबर पे आता है ग्लूकोज, सबसे पहले नंबर पे आता है ग्लूकोज, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब वो टूटता है, जब उसमें हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होता है, तो वो सबसे छोटा अणु उसका होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ग्लूकोज, दूसरा है फैक्टोज, तीसरे नंबर पे आता है ग्लैक्टोज, ठीक है। कहीं कहीं पे तो ये तीन दिए गए कि ये तीन होते हैं, पर एक और होता है मैनोज, नंबर 4 पे मैनोज। मैनोज भी जो है वो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है, ठीक है, मैनोज। तो मोनोसैकेराइड क्या हुआ? ग्लूकोज, फैक्टोज, ग्लैक्टोज एंड मैनोज, ठीक है। इतना समझ में आया? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फैक्टोज, ग्लैक्टोज और मैनोज आता है, ठीक है। अब डाइसैकेराइड के अंतर्गत क्या आते हैं? मोनोसैकेराइड के कोई दो अणु, मोनोसैकेराइड के
कोई भी दो अणु मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब डाइसैकेराइड के अंतर्गत क्या आता है, सुक्रोज, डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, और लैक्टोज, ठीक है। अब हमने देखा मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और मैनोज, यानी कि 4 आए। डाइसैकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, यानी कि 3 आए। और पॉलीसैकेराइड 5 होते हैं, ठीक है। इसमें पॉलीसैकेराइड कितने होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले स्टार्च, डेक्स्ट्रीन होता है, स्टार्च होता है, डेक्स्ट्रीन होता है, सेल्यूलोज होता है, और क्या होता है, पैक्टीन होता है। क्या होता है, पैक्टीन होता है, पैक्टीन, ठीक है। और क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। कितने हो गए पॉलीसैकेराइड में, 5 कौन कौन से, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, सेल्यूलोज, पैक्टीन और ग्लाइकोजन। क्लियर हो रहा है। तो मोनोसैकेराइड में हमने देखा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और मैनोज आता है। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आता है। और जो पॉलीसैकेराइड है इसके अंतर्गत स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, सेल्यूलोज, पैक्टीन और ग्लाइकोजन आता है। इतना क्लियर हुआ। अब हम एक चीज देखेंगे, जो मोनोसैकेराइड है ना, इन्हीं के कोई 2 अणु मिला के डाइसैकेराइड बनाते हैं, और इन्हीं के कोई 3 या 2 से ज्यादा, अगर 2 बनने तो वो डाई हो गया, अगर 3 या 3 से ज्यादा ये मिला के बन रहा है तो पॉलीसैकेराइड बनता है, ठीक है। तो जो इस बंध होता है, जो ग्लूकोज, जिस बंध से ये सब जुड़ के सुक्रोज या माल्टोज या लैक्टोज बनाते हैं, या फिर 3 अणु मिलके, तो उसको हम ग्लाइकोसिड बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिड बॉन्ड, ग्लाइकोसिड बॉन्ड कहते हैं। और जब पॉलीसैकेराइड के कोई अणु, जैसे ये कोई अणु टूटता है, जैसे लैक्टोज है, ये टूटता है किसमें, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है। लैक्टोज जब टूटता है तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है टूटने की, तो वो हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। जब इधर जाता है, कोई चीज जुड़ता है तो ग्लाइकोसिड बॉन्ड है, और जब टूटता है तो हाइड्रो, ठीक है। क्या होता है, जब कोई चीज जुड़ता है तो ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। जब कोई चीज जुड़ता है तो ग्लाइकोसिड से बॉन्ड से, जब ग्लूकोज के 2 अणु बने, जैसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज बनाता है, ठीक है। और जब इधर से टूटता है कोई चीज तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को हिंदी में बोलेंगे जल अपघटन, मतलब टूटना। जब ये टूटता है, जैसे लैक्टोज टूटा 2 चीजों में, तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस। और जब जुड़ता है, ग्लूकोज के 2 बॉन्ड जुड़े, या फिर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जुड़ के जब लैक्टोज बना, तो ये ग्लाइकोसिड बॉन्ड हुआ, ठीक है। क्या हुआ, ग्लाइकोसिड बॉन्ड। तो क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। ग्लूकोसिड बॉन्ड क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम एक एक के बारे में पूरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड में सबसे पहले आता है ग्लूकोज, ठीक है। जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट की इकाई भी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं ना, जब इन पे हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के बाद ये और इससे कम नहीं टूट सकते, ठीक है। और ये सब हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से जुड़ते हैं। अगले पर इसमें ग्लाइकोसिड बॉन्ड होता है, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ते हैं या ग्लूकोज ग्लैक्टोज जुड़ते हैं, तब इसमें ग्लाइकोसिड बॉन्ड होता है। तो मोनोसैकेराइड को इस तरीके से भी पहचाना जा सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट, जो सैकेराइड हाइड्रोलिसिस बॉन्ड पे होने, हाइड्रोलिसिस बॉन्ड करने पर, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस करने पर टूटते नहीं है, वो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो जो ग्लूकोज है ये सबसे सरलतम इकाई है। जब
ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो जब वो शरीर में टूटता है तो वो ग्लूकोज के रूप में ही रक्त में मिलता है, ठीक है। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में ही मिलता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है इसका हमारे शरीर में ये रक्त में मिला रहता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में रक्त में जब मिल जाता है, जब इसकी जो कभी कभी ये ग्लूकोज की जो मात्रा होती है ये कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। तो जब ज़्यादा हो जाती है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा तब शुगर हो जाता है, ठीक है। हो जाता है, शुगर हो जाता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा जब कम होती है तो शुगर दोनों ही में होता है, कम में भी होता है तो शुगर कम होना बोलते हैं, शुगर जब बढ़ जाती है तो शुगर ज़्यादा हो जाती है। होना कितना चाहिए? 80 से 100 ml रक्त में होना चाहिए। कितने ग्राम? ठीक है, 80 से 100 ग्राम होना चाहिए। 1 ml रक्त में 80 से 100 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। जब ये कम हो जाता है, ठीक है, जब ये कम हो जाता है तो हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोग्लाइसेमिया। और जब ज्यादा हो जाता है तो हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए? 80 से 100 मिलीग्राम, ठीक है। और 100 ml रक्त में, ठीक है, 100 ml रक्त में 80 से 100 मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है। और जब ग्लूकोज में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो वो हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है, और ज्यादा हो जाती है तो हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है, ठीक है। कुल मिला के जो ब्लड में शुगर हो, जो डायबिटीज होती है वो ग्लाइकोज के ज्यादा हो जाने की वजह से होती है। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है। और जो ये ग्लूकोज है इसे हम क्या कहते हैं? जब ये शुगर के लिए जिम्मेदार है तो इसे हम शुगर शर्करा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? शुगर शर्करा, शुगर शर्करा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? क्वाइनो बार्डी बोलते हैं। और इसे हम करेंट एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंट एनर्जी। क्यों? जब कोई मनुष्य को चक्कर आ रहे हो या फिर उसके शरीर में एनर्जी की कमी हो गई हो, ऊर्जा की कमी हो गई हो, तब हम ग्लूकोज को देते हैं उस मरीज को, ठीक है। कभी कभी हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, यानी कि ग्लूकोज चढ़ाया भी जाता है ब्लड में डायरेक्ट, और पीने के लिए भी देते हैं। वो तो रोगी के उस पर डिपेंड करती है। क्या जब उसे हल्की दिक्कत है तो हम घोल के पीने के लिए दे देते हैं। कभी कभी रोगी मूर्छित हो जाता है, उस अवस्था में हमें उसे ड्रिप के द्वारा दी जाती है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज के और क्या बोलते हैं? शुगर शर्करा बोलते हैं, क्योंकि ये चीनी में पाई जाती है। और क्वाइनो बॉडी भी बोलते हैं, और करंट एनर्जी बोलते हैं। ये शुगर शर्करा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से शुगर हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? शुगर। लोग शुगर के पेशेंट, शुगर किसे बोलते हैं? डायबिटीज को, ठीक है। तो इतना समझ में आया ग्लूकोज के बारे में। इसे करंट एनर्जी बोलते हैं, क्वाइनो बॉडी बोलते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया, और ये अगर ज्यादा हो जा रहा है तो हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो ग्लूकोज इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम फल की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। फल की शर्करा। फल की शर्करा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फलों में पाई जाती है, ठीक है। ये फलों में पाई जाती है और सबसे ज्यादा मीठी होती है, ठीक है। ये फल की शर्करा होती है और सारे कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा होता है, सबसे मीठी शर्करा है ये। क्लियर हो रहा है? जो फ्रक्टोज है ये सबसे मीठी शर्करा है, और ये कहाँ पाई जाती है? फलों में, ठीक है। जब ये कहाँ पे? फलों में इकट्ठा रहती है, ठीक है। समझ में आ रहा? इसको हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, यानी फल की शर्करा यानी फ्रूट शुगर। इसी को हम इंग्लिश में फ्रूट शुगर बोलेंगे। इसका एक नाम और है, लेविलोज। लेविलोज। ये अगर आपसे पूछा जाए लेविलोज कार्बोहाइड्रेट कौन सा है तो फ्रक्टोज है, ठीक है।
लैक्टोज को हम लेविलोज भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं ग्लैक्टोज। जो ग्लैक्टोज है ना, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ठीक है। जो ये ग्लैक्टोज है ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो ग्लैक्टोज है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम ये बोलेंगे कि ये इसमें ग्लैक्टोज पाया जाता है। ग्लैक्टोज जो है, जब ये लैक्टोज टूटता है, जब लैक्टोज टूटता है तो उसके दो अणु बनते हैं, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। तो जब लैक्टोज टूटता है तो ग्लैक्टोज हमें मिलता है। मतलब जो है, जो ग्लैक्टोज है, जहां पर लैक्टोज होगा वहीं ग्लैक्टोज मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो है टूटा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होने के बाद, जब लैक्टोज का ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, उसके बाद ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। ग्लूकोज तो बहुत सारी चीजों में मिलती है, पर जो ग्लैक्टोज है वो वहीं मिलेगा जहां पर लैक्टोज होगा, ठीक है। जो लैक्टोज होता है ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के जब एक एक अणु मिल जाते हैं तब जाके लैक्टोज बनता है, ठीक है। तो ये जो ग्लैक्टोज है ना, ये कहाँ, जब भी जहां पर लैक्टोज होगा वहीं पे ये ग्लैक्टोज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो भी कब, जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा तब, ठीक है। तो ग्लैक्टोज समझ में आ गया, ग्लैक्टोज क्या है। और ये जो ग्लैक्टोज है ना, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी भी बहुत है, इसीलिए हम लोग दूध पीते हैं। दूध का जब पाचन होता है तब जाके ग्लैक्टोज बनता है, ठीक है। और क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब ये हमारे शरीर में अवशोषित होता है, जब लैक्टोज टूट के ग्लैक्टोज के रूप में बनता है और हमारे शरीर में जो है, जब लैक्टोज टूटता है और ग्लैक्टोज बनता है, हमारे शरीर के रक्त में मिलता है, तब क्या होता है, ये हमारे मस्तिष्क को, ये हमारे मस्तिष्क का मुख्य भाग, मस्तिष्क का मुख्य भाग सेरेब्रोनाइट्स बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, सेरेब्रोनाइट्स, ठीक है। जब ग्लैक्टोज क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो ग्लैक्टोज होता है ना, वो हमारे शरीर के नाड़ी तंत्र और मस्तिष्क तंत्र में जाकर मिलता है। और कहाँ मिलता है, सेरेब्रोसाइट्स का निर्माण करता है, ठीक है। सेरेब्रोनाइट्स का निर्माण करता है, जो कि हमारे मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। उसको स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अब नेक्स्ट आता है मैनोज। नेक्स्ट क्या आता है, मैनोज। मैनोज ये हमें पोषण नहीं प्रदान करता, ठीक है। इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ये कहाँ पाया जाता है, संतरे के रेशे, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है, ठीक है। संतरे के रेशे में मिलता है। और कहाँ मिलता है, सेब के ना पचने वाले भाग में, ठीक है। सेब के ना पचने वाले भाग में कहाँ मिलता है, सेब के ना पचने वाले भाग में। मतलब जो संतरा होता है, जो फल होते हैं, उसको हम खाते तो है पर सारा पचता नहीं है, यानी ये रेशों की तरह होता है। यानी कि जो सेल्यूलोज जो कार्य करता है ना, वही ये करता है। पर ये कहाँ होता है, संतरे के छिलके और सेब में, जो भाग पचता नहीं है, ठीक है। तो मैनोज जो है, मैनोज समझ में आ रहा है। पर ये मैनोज जो है मिलकर ये इसमें ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाकर ये कोई शर्करा सैकेराइड नहीं तैयार करता है, जो मैनोज है, ठीक है। मैनोज जो है कोई सैकेराइड नहीं तैयार करता, ये तीनों ही मिलके करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी इसका जो हाइड्रोलिसिस बॉन्ड जो होता है, जब टूटता है तो ये मैनोज नहीं बनाता है, ठीक है। और ना ही ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बना के कोई डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड तैयार करता है। तो क्लियर हो रहा है। अब हम इधर देखेंगे सुक्रोज। सुक्रोज देखेंगे, ठीक है। सुक्रोज को भी हम विभिन्न नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं, ये
घरेलू शुगर है, टेबल शुगर है, ठीक है। इसे हम घरेलू शुगर या फिर टेबल शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये घर में जो खाने वाली चीनी होती है ना, चीनी, उसमें मिलता है। ये जो सुक्रोज है, ये जो है हमें कहाँ मिलता है? घरेलू शुगर होती है, टेबल शुगर बोलते हैं इसको, और इसे चीनी भी बोलते हैं, ठीक है। चीनी में पाई जाती है, ये जो सुक्रोज है ये चीनी में पाई जाती है। और ये मिलता कैसे है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक एक अणु जब मिलता है तो सुक्रोज बनता है। क्या मिलता है? अभी हमने बताया ना, जो डाइसैकेराइड होता है वो मोनोसैकेराइड के एक एक अणु से ही मिलकर बनता है। तो जो सुक्रोज है वो कैसे बना? सुक्रोज बना है ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु और दूसरा अणु फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज का मिलके क्या बना? सुक्रोज, ठीक है। अब हम अगर पूछते हैं, अगर डाइसैकेराइड का जब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो टूट के कौन से मोनोसैकेराइड बनेंगे? तो सुक्रोज जब टूटेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है। समझ में आया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है। सुक्रोज में इतना समझ में आया। और इसे हम चुकंदर या गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। चुकंदर और गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। ये सारा नोट डाउन करते रहिएगा, सब पूछा जाता है, ठीक है। चुकंदर और गन्ने की शर्करा भी कहते हैं सुक्रोज के। जब सुक्रोज को पर हाइड्रोलिसिस क्रिया की जाती है तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं, जब सुक्रोज के पाचन के लिए ना सुक्रेज जिम्मेदार होता है। ये जब हम इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन पढ़ाएंगे ना तो सारा क्लियर ठीक से बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है माल्टोज। माल्टोज क्या है? माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। समझ में आया? डाइसैकेराइड है और ये भी मोनोसैकेराइड के किन्हीं दो अणुओं से मिलकर बनता है। तो मतलब ये सिर्फ ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। ग्लूकोज के दो अणु, ग्लूकोज का एक अणु फिर ग्लूकोज का एक अणु। जब ग्लूकोज के दो अणु मिलकर बनते हैं, ग्लूकोज का एक अणु ये और एक अणु ये मिलकर क्या बनाता है? माल्टोज, ठीक है। क्या बनाता है? माल्टोज। मतलब ग्लूकोज के ही दो अणु मिलते हैं, मतलब मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होगा, इसी के जब दो अणु, ग्लूकोज का एक अणु और दूसरा अणु भी ग्लूकोज का होगा तो उसे ही जो है हम माल्टोज कहेंगे। और इसके भी विभिन्न नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? माल्ट की शर्करा और मंड की शर्करा। क्या? माल्ट की शर्करा या मंड की शर्करा। इतना क्लियर हो रहा है? ये जो डाइसैकेराइड है कौन कौन से मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है? ग्लूकोज के, माल्टोज जो है ग्लूकोज के दो अणु, मतलब ग्लूकोज का एक अणु अलग और ग्लूकोज का एक अणु अलग, ठीक है। और ये जो माल्टोज है ज्यादातर अनाजों में पाया जाता है, इसे हम जौ की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। जौ की शर्करा, मतलब जौ से बनने वाली हर चीज में माल्टोज होगा, ठीक है। जौ से बनने वाली हर चीज में माल्टोज होगा। तो माल्टोज समझ में आया? कौन कौन से बने? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ये बहुत ज्यादा मतलब पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाए ग्लूकोज के दो अणु मिलकर कौन सा डाइसैकेराइड बनाएंगे, तो आपको बताना होगा माल्टोज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। माल्टोज क्लियर है? ये अनाजों से मिलता है, इसे जौ की शर्करा भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज तो ज्यादातर लोगों को पता है, दूध में ही मिलता है, दूध में मिलता है। और ये ग्लूकोज का एक अणु और एक अणु ग्लैक्टोज का बनाता है, मिलकर बनाता है, ठीक है। एक अणु ग्लूकोज और एक अणु ग्लैक्टोज का मिलकर क्या बनता है? लैक्टोज, ठीक है। इसे हम दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें दूध से मिलती है। दुग्ध शर्करा भी कहते हैं लैक्टोज को, ठीक है। लैक्टोज को क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा कहते हैं। और जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन सब के दूध में लैक्टोज पाया जाता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, ठीक है। पर लैक्टोज सब में होता है। अब एक चीज यहाँ पे ये क्लियर करनी है कि जैसे वनस्पति, ये जो लैक्टोज है ये क्या वनस्पति से भी हमें मिलता
मिलता है? तो हाँ मिलता है। बहुत सारे वनस्पति ऐसे होते हैं, वनस्पति जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब वो कच्ची अवस्था में होते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं जब कच्ची अवस्था मतलब वो जो पेड़ में लगा होता है और पूरा पकता नहीं है, उसके पहले जब हम कच्चे गेहूं को ले लेते हैं तब उससे जो दूध निकलता है उसमें भी लैक्टोज होता है। सोयाबीन का दूध जब हम बनाते हैं तो उसमें भी लैक्टोज हमें मिलता है, और जिन भी चीज़ों का दूध बनता है तो वो भी लैक्टोज बनता है, ठीक है। तो लैक्टोज को हम दुग्ध शर्करा बोलते हैं, और ये क्या है? डाइसैकेराइड है। और ये किन किन तत्वों मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से, ठीक है। तो क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब हम आएंगे इधर पॉलीसैकेराइड में, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है मोनोसैकेराइड के कोई भी तीन अणु, ये तीन अणुओं से ज्यादा मिलकर हम पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है स्टार्च। स्टार्च हमें पौधों से मिलता है, ठीक है, पौधों से प्राप्त होता है। इसका प्रोसेस हमने पूरा देखा है कि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ठीक से होता है, ठीक है। जो स्टार्च होता है ये जो है प्रकाश संश्लेषण के थ्रू हमें मिलता है, ठीक है। और जो स्टार्च होता है ये इसमें स्टार्च सारे जो मतलब वनस्पति जगत के जो भी अनाज जो कुछ सब सारी चीज़ों से स्टार्च मिलता है, ये हमें पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है, ठीक है। तो ये पॉलीसैकेराइड, ये इसमें ये जब टूटता है ना स्टार्च, तो ये जाके लास्ट इसका जो प्रोसेस होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है। तो स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मोनोसैकेराइड जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है डेक्स्ट्रीन। अब डेक्स्ट्रीन क्या होता है? जब भी हम रोटी पकाते हैं कभी, तो जब रोटी पकाते हैं तब कभी वो भूरी अवस्था में हो जाती है ना, जब रोटी पकाते तवे पे डालते हैं तो उसमें सोंधापन आता है, सोनेपन की महक भी आती है और रोटी में जगह जगह चकत्ते से पड़ जाते हैं। तो वो क्या होता है? डेक्स्ट्रीन की वजह से ही होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? डेक्स्ट्रीन की वजह से। तो डेक्स्ट्रीन क्या है? ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। और ये हमें प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, जब स्टार्च को या फिर अनाजों को ताप के संपर्क में लाया जाता है तब डेक्स्ट्रीन का निर्माण होता है, ठीक है। जब कोई भी अनाज या भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट ताप के संपर्क में आता है तब डेक्स्ट्रीन का निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? अगर डेक्स्ट्रीन जितने मात्रा में होगी उसमें जितना धीमा आंच लगाएंगे उसमें उतनी मिठास आती जाएगी, ठीक है। डेक्स्ट्रीन जब भी कार्बोहाइड्रेट को धीमी आंच में पकाते हैं हम धीरे धीरे तो उसमें थोड़ा सा सोंधापन आता है और वो और ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? डेक्स्ट्रीन से। एक क्वेश्चन और आता है कि रोटी में जो चकत्ते पड़ते हैं ना वो किसकी वजह से होते हैं? तो डेक्स्ट्रीन की वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज है, नेक्स्ट आता है सेल्यूलोज। ये हमें सेल्यूलोज क्या होता है सबसे पहले तो हम जानेंगे। पत्तियां हमने देखी, पत्तियां कैसी होती हैं? ऐसी होती है ना, पत्ती होती है, इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से ये हरी होती हैं। तो जो ये साँचे होते हैं ना, पत्तियों में छोटी छोटी जाली होती है, छोटी छोटी सी जाली इस टाइप से, उसमें आप हम बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो उसमें पोर्स होते हैं, पोर्स के आसपास भी जाली टाइप से होती है, वही होता है सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज मतलब सेल्यूलोज पत्तियों में वो कार्य करता है, वनस्पतियों में वो कार्य करता है जो हमारे शरीर में हड्डियां करती हैं, ठीक है। जो हमारे शरीर में हड्डियां करती हैं सेल्यूलोज का वही कार्य पत्तियों के ऊपर होता है, यानी कि ये पत्तियों को ढांचा प्रदान करता है, ढांचा यानी आकृति प्रदान करता है सेल्यूलोज। और ये मानव शरीर में नहीं पचता है, जो सेल्यूलोज है ये मानव शरीर में नहीं पचता है, पर इसे खाना आवश्यक है। भोजन के साथ, डाइट के साथ इसे लेना आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये पाचन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। मतलब पाचन का जो प्रोसेस होता है ना उसमें ये अभिप्रेरक का कार्य करता है, मतलब उसे सही से पाचन होने में सहायता करता है, ठीक है, सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज समझ में आ रहा। और ये मानव शरीर में नहीं पचता है, ये जंतुओं में पचता है। पर सेल्यूलोज को थोड़ी मात्रा में मानव को खाना चाहिए, मानव डाइट में थोड़े सा सेल्यूलोज होना चाहिए। तो अब सेल्यूलोज समझ में क्या होता है, सेल्यूलोज हड्डी होती है पत्तियों की, ठीक है, अगर पत्तियों की हड्डियां होती हैं सेल्यूलोज, समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज पत्तियों की हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे पैक्टिन। जो पैक्टिन है ना, ये हमें फलों से प्राप्त होती है, फलों के गूदे में, ठीक है, फलों के गूदे में प्राप्त होती है। इसका भी जब इसका भी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं तो ये टूट के डाइसैकेराइड बनता है, फिर मोनोसैकेराइड बनता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये पके फलों में होता है। और जब भी हम जैम या जेली बनाते हैं ना फलों से, तो उसमें इसी का टेस्ट किया जाता है, पैक्टिन कितनी मात्रा में होती है, ठीक है, यही देखते हैं फलों में कि पैक्टिन कितनी मात्रा में होती है, यही जैम बनने में सहायक होती है, ठीक है। तो ये जब इसको धीमी आंच में पकाए जाते हैं ना, तो ये जम जाता है। जो पैक्टिन है इसको जब धीमी आंच में पकाते हैं तो ये जम जाता है। तो पैक्टिन फलों के गूदे में पाई जाती है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहीं अलग से नहीं बनता, इसका संश्लेषण होता है हमारे शरीर में, मतलब किसी भी जंतु के शरीर में ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, जो ग्लूकोज होता है ना, यही इसलिए को हमारा यकृत ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके यकृत में ही स्टोर कर लेता है, ठीक है। जो हमारे शरीर में यकृत यानी कि लीवर है ना, वही ग्लूकोज को, जब ग्लूकोज जितना हमारे शरीर में जरूरत होती है वो शरीर में रक्त के माध्यम से भ्रमण करता रहता है। उसके बाद जो भी ग्लूकोज ज़्यादा होती है वो इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन बनती है, ठीक है, ग्लाइकोजन बनकर और हमारे यकृत में स्टोर हो जाती है। और उसे बनाता कौन है, यकृत ही बनाता है, और यकृत में ही स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, क्योंकि ये प्रकृति में नहीं प्राप्त होती है, तो इसे हम जंतु शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु शर्करा। ग्लाइकोजन क्या है, जंतु शर्करा है, क्योंकि ये हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, अगर ग्लाइकोजन हमें जंतुओं से प्राप्त हो रही है और लैक्टोज भी हमें जंतु से प्राप्त होता है, स्तनधारी मतलब मनुष्य भी जंतुओं में ही आता है, तो सिर्फ इसे ही जंतु शर्करा क्यों कहा गया, इसे क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जो लैक्टोज है ना, ये हमें वनस्पति से भी थोड़ी मात्रा में प्राप्त होती है और जंतु से भी प्राप्त होती है, और ये वनस्पति से, पर जो ये ग्लाइकोजन है ना, ये हमें सिर्फ जंतुओं से प्राप्त होती है। ग्लाइकोजन सिर्फ जंतुओं से प्राप्त होती है, और वो भी कहाँ होता है, मनुष्य के किसी भी जंतु के यकृत में, ठीक है, यकृत में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और जब भी शरीर को ना ग्लूकोज की कमी महसूस होती है तो यकृत फिर से उसे ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करके ग्लाइकोजन मिलाते हैं। इसके भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसका अवशोषण कैसे कैसे हमारे शरीर में होता है, तब हम इसको पूरा क्लियर देखेंगे। तो अभी के लिए बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इतना क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।